नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग सी कहानी स्टोरी से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ साहब। बेसिकली जितने भी आप लोग मेरी एज ग्रुप के होंगे 50s में या मेरे से बड़े, तो साहब हम ज़्यादातर लोग ना जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कल्चर यही था। तो साहब ये कहानी है 1977 से लेकर और 1984 तक की साहब, ठीक है, मेरी अपनी कहानी है। तो साहब ये जो 7-8 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंट फैमिली में हम रहते थे। मैं, मेरी 2 सिस्टर्स, एक मेरे से बड़ी एक मेरे से छोटी, मेरे पेरेंट्स, हम 5 लोग। माचिस की डिब्बी जितना छोटा कमरा, माचिस की डिब्बी जितना छोटा कमरा। एक पलंग पड़ा हुआ था साहब, आज जैसे पलंग, वो पुराने पलंग आपको याद ही होंगे। एक पलंग पड़ा हुआ था, एक लोहे की अलमारी जो हर घर में होती है, और उसके बाद ना सब चलने की भी मुश्किल जगह नहीं हुआ करती थी कमरे में। देखो अभी भी मेरे दिमाग में ना वो कमरा यूं घूम रहा है। अब साहब उस हालात में मुझे समझाओ, आप बहुत सारे लोग ना इस सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे। एक केस और सुनाता हूं साहब, हाथ के हाथ याद आ गया साहब। एक सज्जन के मैं घर जाया करता था, ये बात है 1990-92 के आसपास की। उनके मैं घर जाया करता था। बड़ा सा एक हॉल कमरा होता था साहब उनके पास, पूरे घर के नाम पे एक हॉल कमरा था। 7 भाई थे साहब, वो 7 भाई एक ही कमरे में सोते थे। ये रिसोर्सेस थे हमारे साहब। 7 भाई एक ही कमरे में सोते थे और कमरे का पार्टीशन लोहे की अलमारियों से हुआ था। बस कोई पर्दे वर्दे नहीं, कोई कुछ नहीं। फाइनेंशियली अगर आपको वो ज़माने याद हो तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे साहब। और मैं जब उनके घर जाता था, मतलब पलंग अलमारी, पलंग अलमारी, पलंग अलमारी, बस ये पड़ता था। आपस में सब एक ही कमरे में रात को सोया करते थे। अब साहब मेरे को ये समझाओ, आप लोग, हर बार मुझे समझाना क्यों पड़ता है कि साहब इस सारे में वास्तु कहां से आएगा बेचारा, कहां से आएगा वास्तु? क्यों हम वास्तु के इतने दीवाने हुए फिरते हैं? अब दूसरा सवाल, ये 77 से 84 जो 7 सालों की मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो क्या हमारे घर परिवार में हालात, चीजें अच्छी चल रही थी? तो जवाब है हाँ। माई फादर वॉज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस, माई मदर वॉज कीपिंग फाइन। हम तीनों के तीनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। अगर कोई सबसे निकम्मा था तो वो मैं था। तो पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी सबकी। तो साहब फिर वास्तु कहाँ गया? आज हमारे पास इतने साधन बढ़ गए हैं तो इनसिक्योरिटी बढ़ गई, इनसिक्योरिटी बढ़ गई तो वास्तु भी एक दुकान चल पड़ी है साहब। तो साहब जी, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि वास्तु की वस्तुता, द ट्रुथ बिहाइंड वास्तु समझो। वास्तु आपके भाग्य के अधीन है, भाग्य वास्तु के अधीन नहीं है। मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं साहब, ठीक है? तो वास्तु की जरूरत है। मैं आने वाली कड़ियों में वास्तु की जरूरत भी समझाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वास्तु को उड़ा के फेंकने वाला हूं, पर जितनी दीवानगी हो गई उस चीज को बदलना जरूरी है साहब।
ठीक है साहब। तो मैं आज की अपनी बात को यहीं पे विश्राम दे रहा हूं, इतने पर ही विश्राम दे रहा हूं। अगली कड़ी में मैं बात करने वाला हूं कि कहां वास्तु की सही में जरूरत पड़ती है एंड हाउ इट हेल्प्स। ठीक है साहब। तब तक आपके लिए मैंने सोचने के लिए सफिशिएंट मटेरियल आप लोगों को दे ही दिया है। ठंडे दिमाग से सोचिएगा, समझिएगा, चर्चा जारी रहेगी, संवाद जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वास्तु की, इसमें ये हमारी दूसरी कड़ी है। पिछली बार मैंने ये समझाया, ये दिखाया कि वास्तु की जितनी दीवानगी है उतनी दीवानगी की जरूरत नहीं है। आज हम इसके दूसरे पक्ष पर बात करते हैं कि कहां वास्तु की आवश्यकता एक्चुअली या हकीकत में पड़ती है। समझिएगा साहब। अब साहब ये बात है करीबन 2007-8 की। कोई मेरे दोस्त आए मेरे पास, मेरे को आकर बोले कि यार जब से नया ऑफिस लिया ना, ये ऑफिस मेरे को फला नहीं है, ये ऑफिस ना मेरे को फला नहीं है, तो कुछ तो है ऐसा, काम में मंदा आ गया है। अब समझिएगा मेरे साहब, हम 2019 में खड़े हैं अभी। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि पिछले 5 साल में किसी ने मेरे को तेजी आके नहीं सुनाई साहब, मंदा ही सुनाया। क्यों सुनाया, अब मेरे को ज्यादा बात करनी नहीं। चलिए अब साहब यहां पर जो बातें समझने वाली हैं वो समझिएगा साहब। कभी कभी ना सच में ऐसा होता है कि आप कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं या बेचते हैं और वो चीज आपको फलती नहीं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा होता है। मैं पूरा एक वीडियो इसी के ऊपर बनाने वाला हूं और बिल्कुल कोशिश करूंगा इसी सीरीज के एंड में इमीडिएटली अगला वीडियो वही डालूं, ताकि बात एक कंटिन्यूशन में रहे। पर साहब ये जो केस था, यहां पर हुआ ये कि जैसे ही मैंने कुंडली देखी, और कुंडली से बड़े आराम से इस चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसको थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी की समझ है, कि साहब इस समय इसको कुंडली में इसकी जो चीजें हैं उसमें कहीं वास्तु की प्रॉब्लम चल रही है। बंदे को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अब कॉमन सेंस और एस्ट्रोलॉजी का एक मिक्सचर चाहिए वहां पर। तो ऐसे केसेस जब आइडेंटिफाई हो तो वहां अब जितने लोगों का मेरे से एक इंटरेक्शन है, वहां पर मैं सबको कहता हूं, खुद रिकमेंड करता हूं कि साहब यहां पर मेरी राय है कि आपका जो है एक वास्तु चेक कर लिया जाए जगह का। आई चार्ज हेविली फॉर वास्तु, नॉट दैट हेविली दैट पीपल आर चार्जिंग। मैं कभी कभी लोगों का सोचता हूँ साहब क्या क्या अंधा कांड कर देते हैं, पर ठीक है। तो साहब कभी कभी जब एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि वास्तु में प्रॉब्लम है, तो आई रिकमेंड बाय माई सेल्फ कि साहब मेरी राय है कि आपका वास्तु वहाँ चल के चेक कर लिया जाए। अब साहब इस केस में भी हुआ यही। इनके ऑफिस में जाकर जब देखा तो बड़ी सिंपल इसलिए बोलता हूँ साहब कि वास्तु के ना मोटे मोटे फंडे आजकल अखबारों में, आर्टिकल में, गूगल में, हर जगह छपे पड़े हैं साहब। तो मोटी मोटी चीजें तो लोगों को पता है कि ये क्या करना है, ये क्या नहीं करना है। पर कभी कभी कुछ टिपिकल सी चीजें मिस हो जाती हैं। तो साहब बड़ी छोटी छोटी सी चीजें थी जहां की मैंने उनको रिफाइनमेंट्स बताई एंड एज एक्सपेक्टेड काम चल गया। जितने लोगों का वास्तु के चक्कर में मेरे साथ एक्सपोजर है, अगर तो साहब आर्किटेक्चरल ड्राइंग की स्टेज पर मेरे पास मकान आ गया
तो साहब मर्जी मेरी चलेगी, मर्जी मेरी चलेगी साहब। मैं चीज़ों को अपने तरीके से करवाने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि बाद में जो देखिए साहब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक मेरे पास केस है साहब, उनको ना मैंने कभी भले ज़मानों की बात है, मैंने उनको लिबर्टी दे दी कि ऐसा देखो साहब, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो आप अपने तरीके से मकान बना लो, और जब मकान बना लोगे तो उसके बाद बैठ के देख लेंगे कि क्या क्या कैसे रेक्टिफाई होना है। क्योंकि आदतन में मकान एक बार बन जाए तो उसकी दीवारों को हिलवाता नहीं साहब। मैंने वास्तु के नाम पे बड़े बड़े बेवकूफ़ियाँ कांड होते देखे हैं साहब। तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, भगवान मेरा रिकॉर्ड खराब ना करवाए, कि मैंने कभी एक ईंट को भी हिलवाने की कोशिश नहीं की साहब। खैर, अब साहब वो उन्होंने मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद जब वो मेरे पास आए कि हाँ जी मेरा मकान आप देख लो, चल के रेक्टिफाई कर लो, और मैंने मन में सोची साहब संजय गुलाटी, ये तूने कर क्या दिया? पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक कांड, किस किस चीज़ को संभालो और कितना संभालो। तो साहब मेरे को वहाँ से ये बात की अकल आई कि अगर आर्किटेक्चरल डिजाइन की स्टेज पे वास्तु मेरे पास केस आएगा तो मन मर्जी मेरी चलेगी, विद इन द प्रैक्टिकल मीन्स, विद इन द प्रैक्टिकल मीन्स। मैं कोशिश करूंगा, जो अगला वीडियो इस पे आने वाला है, मेरी अगली कड़ी आने वाली है, मैं उस पर कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा। पर अगर एक बार मकान बन गया तो साहब मेरे आदत में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं दीवारों को हिलवाऊं, ईंटों को हिलवाऊं कि ये ऐसे करो और वैसे करो। साहब मेरे बस का नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है वो चीज़। तो साहब मैंने बड़ी फाइन रिफाइनमेंट्स उनको करवाई और काम चल गया साहब। तो यहाँ साहब समझने की बात ये है आप सबके कि वास्तु की जितनी दीवानगी, जो मैंने पिछली कड़ी में बात की, वास्तु की जितनी दीवानगी है उतनी दीवानगी की जरूरत है नहीं। पर वास्तु अगर इंटेलिजेंटली उस चीज को यूज किया जाए तो बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है। इसी बात को, इसी संवाद को मैं अगली कड़ी में फिर जारी रखूंगा। कुछ और काम की बातें करेंगे, संवाद जारी रहेगा, इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। वास्तु के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आज हमारी तीसरी कड़ी है। आज की जो कंटेंट है साहब वो प्री प्लान्ड नहीं था, पहले आपसे एक बात बता दूं। पर जब मैं आज का कंटेंट रिकॉर्ड करने लगा तो मेरे को लगा कि एक बीच में इंफॉर्मेशन ज़रूरी तो मिसिंग है, तो आज का कंटेंट ऐड हुआ है। पहली बात। उससे भी ज़रूरी बात ये आप सबके सुनने समझने की है साहब। संजय गुलाटी जानता है वो क्या बोल रहा है साहब। ये जो आज की कड़ी है ना, संजय गुलाटी अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बना रहा, आपकी जानकारी के लिए बना रहा है। ये बात को समझ लीजिएगा साहब। ये इतना कच्चा ज्योतिषी नहीं है, इतना कच्चा ज्योतिषी नहीं है कि कच्ची दुकान चलाए अपनी, सीधी सी बात है। मेरी बात को जिसको जो जानते हैं मुझे वो समझ जाएंगे, जो मेरे व्यवहार से वाकिफ हैं खूब अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज का वीडियो साहब संजय गुलाटी अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बना रहा है। समझ लीजिएगा। बात को शुरू करता हूं साहब। अब साहब समझने की यहां पर चीज ये है कि वास्तु के नाम पर क्या क्या फ्रॉडबाजियां होती हैं। अंग्रेजी हिंदी का सुंदर मिक्सचर किया ना मैंने, फ्रॉडबाजियां, बेईमानियां क्या क्या होती हैं। और एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने ही एक स्टूडेंट का, वो जानता है कि आज उसकी बात हो रही है।
और देखिए साहब, मेरी बात को समझिएगा, जब मैं 4 ज्योतिषी बाहर के उनकी बात कर सकता हूं, अगर मेरा अपना बच्चा गलती कर रहा है तो वो भी माफी के लायक नहीं है साहब। जो गलती है वो गलती है, बस। तो साहब ये एग्जाम्पल डायरेक्ट मेरे स्टूडेंट का है। अब साहब वास्तु के लिए साहब हमारे बड़े मशहूर हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। जब मेरे पास पहली बार पढ़ने आए, उससे पहले ऑलरेडी वास्तु की इनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। एंड ही चार्जेस क्वाइट हैवीली। कभी कभी तो मेरे पसीने निकल जाते हैं जैसी जैसी वो रकम बताता है कि जी इस प्रोजेक्ट का मिला, पर ठीक है, भगवान उसको बरकत दे। आगे बात करता हूं। अब साहब कभी कभी ना वो मेरे को मैसेज डालेगा, सर मैं ना साइट विजिट पे गया था। मैं कहा अच्छी बात है भाई। वो सर 2 लड़के थे मेरे साथ। मैं कहा भाई वो क्या कर रहे थे? वो सर मैं ना प्लॉट की मेजरमेंट करके आया हूँ, प्लॉट की मेजरमेंट सारी मैं ले आया हूँ, जगह हर कमरे की मेजरमेंट ले आया हूँ। अब मैं बैठ के आर्किटेक्ट के साथ बैठ के ड्राइंग बनाऊंगा और ड्राइंग बना के उनको मैं दूंगा। अब साहब मैं ना उससे 50 बार ये बात कह चुका हूँ कि अबे तू ये क्या बेईमानी करता रहता है, क्या करता रहता है, ये कोई तमाशा है करने वाला। जो साहब मेरे को वास्तु में जानते हैं ना, वो जानते हैं संजय गुलाटी एक अपना मोबाइल फोन उठाता है और चल पड़ता है, क्योंकि कंपास मोबाइल फोन के अंदर है और बाकी नॉलेज यहां पर है। अब साहब वो ताम झाम 4 लड़के और वो, मैं क्या करता रहता है तू यार। जो उसने जवाब दिया ना साहब, वो आपके समझने का है। आप कल्प्रिट हो, वो केवल कॉन्सिक्वेंस है। कहता है सर ये सब तामझाम ना करूं ना तो कुछ पैसे नहीं देता, ईमानदारी से कोई पैसे नहीं देता, ये समझना। पर इतना सब कहने के बाद भी मेरा बच्चा, अगर तू सुन रहा है तो तेरा गुनाह माफ नहीं है। मैं सरेआम कह रहा हूं कि वो बेईमानी करता है, वो गलती करता है, नाम मैं ले नहीं सकता, उसको सुधरना है। हराम की कमाई, बेईमानी का पैसा किसी को फलता नहीं मेरा बच्चा। आदतें बदल ले अपनी। कई बार समझा बेटा, आज फिर समझा रहा हूं। चलिए साहब आगे चलते हैं। प्राइमरली मैं आज का वीडियो में जो कंटेंट चाहता था, मेरे को घड़ी मेरी जल्दी भाग रही है पर मैं बातें पूरी करूंगा अपनी, कि साहब बेसिकली हमें साइट विजिट में करना क्या होता है। साइट विजिट पे जाके साहब बेसिकली हमारे को 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। सबने नाम सुने हुए साहब, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड आकाश तत्व रहता है। इग्नोर कई होते हैं साहब, मैंने पहले तो सबको अलग अलग लिस्ट आउट किया था कि हर एक का एक एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूं आपको, फिर मैंने सारे एग्जाम्पल्स अब नीचे कर दिए एक साथ। चलिए, तो अब साहब साइट विजिट में कई बार होता क्या है उस बात को समझिएगा कि कुछ चीजें आपके लिए मामूली हैं और वो ज्योतिषी के लिए, जो वास्तुशास्त्री, उस दिन वास्तुशास्त्री हो गया ना, तो जो वास्तुशास्त्री उस दिन जा रहा है उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी एज एन एस्ट्रोलॉजर, देखिए साहब मैं हमेशा कहता हूं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैंने जब खुद चुना कि मेरा बच्चा तू एस्ट्रोलॉजी के लायक है, लड़का या लड़की जो भी, तो उसके मैंने वैलिड रीजंस दिए हैं उसको। तो साहब टेक्निकली एस्ट्रोलॉजर के ना सेंसर्स होते हैं साहब अलग, और आप उन सेंसर्स से पकड़ पाते हैं कि कुछ तो अभी रह गया जिसको मैंने छुआ नहीं है। मैं एग्जाम्पल से साहब एक एक बात को कवर करता हुआ चलता हूं, समझिएगा, एग्जाम्पल देता हुआ चल रहा हूं।
पहला एग्जाम्पल है साहब 2009 का जापान के टूर का। उस दिन का मेरा सेकंड लास्ट डे था, तो काम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, थक चुके थे, जितना कमाना था कमा लिया था। तो मैंने अपने जो मेरा वहाँ का कोऑर्डिनेटर कह लो, इंटरप्रेटर भी वही है, कोऑर्डिनेटर भी वही है, तो मैंने उसको कहा भाई अब तू और अपॉइंटमेंट मत लियो, बहुत हो गया, थक गए यार, अब आराम करना है अब मेरे को 2 दिन। तो साहब उसका थोड़ी देर बाद ना मेरे पास मैसेज आया कि जी वो आपकी ना भक्त एक आ रही है। मैं कहा क्या बात होगी भाई? अभी कई ऐसे हैं जिनको वो मेरा भक्त बोलता है वहाँ पर। तो बोला जी आपकी एक भक्त आ रही है। मैंने कहा क्या हो गया? क्या जी उसने ना कोई मकान लिया है, उसकी साइट विजिट करवाना चाहती है वास्तु के लिए आपको। अब साहब ज्योतिष विश्वास में है, ये मैं बात कई बार कह बैठा हूँ। तो अब साहब कोई कोई जगह होती है जहां पर कि आप मना नहीं कर पाते। अब साहब हम उसकी साइट पर चले गए और जैसे ही मैं एंटर किया, देखिए इस वक्त भी ना मेरे को उसके मकान का नक्शा दिमाग पे एकदम घूम गया। जैसे ही मैं एंटर किया ना, मैंने उसको कहा इधर लेफ्ट साइड में कुछ है। मैं अभी सामने देख रहा हूं, मैं कहा इधर लेफ्ट साइड में कुछ है, और साहब बस एक के बाद एक तहें खुलनी शुरू हो गई साहब। सारा का सारा वास्तु दोष वहीं लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ था। कभी कभी ज्योतिषी के सेंसर्स इतने स्ट्रॉन्ग काम कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस बहुत हैं और मेरे पास सुनाने वाले, मेरे को अपनी तारीफें नहीं करनी है। अगला केस लीजिए साहब। अगला केस है साहब गाजियाबाद का। मैं किन्हीं का घर विजिट कर रहा था। जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ और सामने मैंने उनकी रसोई देखी और मैंने कहा साहब इस घर के अंदर माहौल ठीक रहता है? मैं कहा इस घर में पीस रह नहीं सकती। तो साहब वो एज एक्सपेक्टेड की चीज़ें अच्छी नहीं थी, सिंपल चीज़ें। अब वो जब वास्तु की बात करते थे तो उसकी बात ही नहीं करते थे, पर जैसे ही मैंने साइट विजिट किया, मैंने जो सेंस किया वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी थी। पॉइंट समझ आया साहब? अगला ये साहब मैं अपनी घड़ी रोक रहा हूं साहब। ये केस है अशोक विहार का। अच्छा प्रेम भाव है इनसे मेरा। एक दिन इन्होंने खूब जिद की कि नहीं साहब, मैं उस ज़माने में तो बिल्कुल उठ के अपने ऑफिस से जाना पसंद नहीं करता था, वो आज भी नहीं करता साहब। एक वास्तु है जो मेरे को मजबूरन उठा के ले जाती है। तो साहब इन्होंने जिद की कि नहीं जी हमारा घर तो चल के देखना ही पड़ेगा साहब। चलो, पूरा घर घूम लिया, पूरा घर घूम लिया, एक एक कमरा, एक एक सब कुछ मिल नहीं रहा, पर मेरे को बॉडी को रेस्ट नहीं आ रहा। मैं कुछ सेंस कर रहा हूँ। मैं कहा साहब ऊपर की फ्लोर पे क्या है? ऊपर की फ्लोर पे तो जी भाई रहता है, चलो जी ऊपर की फ्लोर घूम ली। मैं कहा अभी भी सब ठीक है, कुछ और चलो। फिर और ऊपर गए, वहाँ भी कुछ नहीं। अल्टीमेटली साहब मैं उनकी बेसमेंट में गया और सारा का सारा मसला खुल गया। मैं कहा साहब ये दिक्कत है, यहाँ पर ये दिक्कत है, बदलो इसको, इसको बदलो। अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। मैंने आपको पहले बताया दीवारें हिलवाना मेरी फितरत नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही केस और है, लास्ट केस ऑफ द डे है। किसी बच्चे के मैं घर गया, बड़ा प्यारा मेरा बच्चा है, उसके घर गया। जैसे ही मैं घर गया, मैंने कहा भाई एक बात बता, मियाँ बीवी की आपस में ट्यूनिंग ठीक ठाक है क्या? जी घर के बाहर ठीक है, घर आते लड़ाई होनी है। मैं कहा भाई ये देखिए बड़ी ना छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो तेरे घर में ना मिसिंग है, इनको इम्प्रूव कर ले। मिसिंग नहीं है, एक्चुअली रॉन्गली प्लेस्ड है। मैं कहा इनको चेंज कर ले, तेरे घर में पीस रिस्टोर्ड है। सिंपल। तो कभी कभी साहब मेरे, कभी कभी नहीं हमेशा, अगर कुंडली ने कह दिया कि वास्तु में प्रॉब्लम है तो साइट विजिट इज अ बेटर ऑप्शन देन डिस्कसिंग इट अक्रॉस द टेबल। उसमें आप 4 लकीरें तो खींच सकते हैं, पर जो मौके के ऊपर छोटी छोटी रिफाइंड मिस्टेक्स हो रही हैं उनको करेक्ट करने में दिक्कत आती है। फिर से अपनी बात को उसी जगह से लेकर आ रहा हूं कि ये सारी बात संजय गुलाटी अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं कह रहा।
नंबर 1। नंबर 2, एज अ यजमान एक क्लाइंट के रूप में ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि बेईमानी को रोकना है तो ईमानदारी से पैसे दो, ताकि अगला बेईमानी से ना कमाए। और ये अगला मेरा स्टूडेंट नहीं है साहब, ये सब ज्योतिषियों पे लागू है। डॉक्टर वकील ज्योतिषी जब तक आपके साथ बेईमानी ना करे, प्रेशर ना दे, आप फीस नहीं देते। संजय गुलाटी एक्सक्लूडेड है, क्योंकि संजय गुलाटी तो मुंह फट होके फीस मांगता है, उसके बाद बात शुरू करता है। पॉइंट समझ आया साहब? इन सब पॉजिटिव नोट्स के ऊपर मैं आज अपनी बात को विश्राम दे रहा हूं। संवाद जारी रहेगा, वास्तु के ऊपर चर्चा जारी रहेगी। आशा करता हूं आज की चर्चा से आप कुछ पॉजिटिव निकाल पाए होंगे, जो आपके जीवन में एक सुंदर रचनात्मक सृजनात्मक बदलाव लाएगा। जल्द मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है हमारी वास्तु के ऊपर। अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात की, आज हम कोशिश करेंगे कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है साहब? तो एक मेरी बात को ना यहां समझ लीजिएगा साहब, कि अगर हम परफेक्ट वास्तु के चक्कर में पड़े, चक्कर इज द राइट वर्ड, तो साहब कम से कम सबको ना फार्म हाउस तो लगेगा, उससे कम में तो काम बनेगा नहीं साहब। कि हर चीज को मैं परफेक्टली हर परफेक्ट जगह पर प्लेस कर सकूं। पर होता क्या है? होता यह है साहब कि ज्यादातर लोग ना मकान, ऑफिसेज अपनी चॉइस नहीं होती, सिचुएशंस चूज करती हैं। सिचुएशन मतलब जी मिल ही यही रही थी, बजट ही यही था, और वर्स्ट केस सिनारियो जिम्मेवारी से वर्ड बोल रहा हूं, कि आपने किसी सोसाइटी के अंदर बुक करवा रखा है, अब आपको भी नहीं पता कि कौन सा फ्लैट मिलने वाला है। अब साहब यहां पर समझिएगा कि आम मिस्टेक्स क्या होती है, मेरे को थोड़ा क्रिस्प रखना है, तेजी से बातें करनी है, बहुत सारी बातें हैं। आम मिस्टेक्स क्या होती हैं? अगर आप खरीदने भी जाते हो, सर देखो हमने ना ईस्ट फेसिंग मकान लिया है। ठीक है साहब, ईस्ट फेसिंग तो लिया है, जो अंदर के कांड है वो कौन संभालेगा? ईस्ट फेसिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स, नॉट दी फैक्टर। सर हमारे मकान की देखो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है, चुन के लिए। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी। अभी ईस्ट फेसिंग के ऊपर एक बात और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक बच्चा है यूएस में, बच्चा ही बोलता हूँ साहब, मैं अपने जो मेरे से उम्र में छोटे हैं ना साहब, मैं उनको सबको बच्चा ही बोलता हूँ, तो अपना बच्चा है साहब, उसने यूएस में अभी मकान खरीदा है साहब अपना। जब वो पहले लेने लगा ना, आई इंसिस्टेड कि भाई तेरी कुंडली कह रही है कि मकान जो है ना संजय गुलाटी की मनपसंद का मिलने वाला है, तो बेटर वास्तु ढूंढ, बेटर फाइंड एन ईस्ट फेसिंग हाउस। मैं जिद पे अड़ा रहा साहब उसके, वो एक मकान ढूंढ के आए, दूसरा ढूंढ के आए, तीसरा ढूंढा। मैंने कहा नहीं भाई, लूंगा तो अपनी मनमर्जी वाला। मैंने आपको बताया वास्तु अगर पे आ जाओगे तो मेरी मनमर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी साहब। फाइनली ही गॉट अ गुड ईस्ट फेसिंग हाउस, नॉट द ईस्ट फेसिंग हाउस बट अ गुड ईस्ट फेसिंग हाउस। तो साहब ये जो मिथ है ना कि हमने ईस्ट फेसिंग ले लिया, हमने नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस ले ली, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। बाकी के वास्तु को कौन संभालेगा मेरे मालिक? समझिएगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा, जल्दी। अब साहब हुआ ये कि ये एक साहब है मेरे पास आए अपने ऑफिस का वास्तु लेके, एक पूरा कागज पे खूबसूरत ड्राइंग, मल्टीपल ड्राइंग्स बना के, खुद बनाई हुई थी उन्होंने, कि संजय, मेरे को संजय बोलते हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, कि संजय देखिए ना मैंने ना अपने ऑफिस का ये वास्तु किया है, ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है। अपेरेंटली देखो तो एवरीथिंग परफेक्ट टू द वास्तु।
और मैंने ना उनको छूटते ही पूछा, मैं कहा अखबारों में पढ़ा है वास्तु? मैं ना सिर फिरा हूँ, जो मेरे को जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर फिरा हूँ। मैं अखबारों में पढ़ा है वास्तु? क्योंकि जो चीजें जितनी परफेक्टली प्लेस्ड थी वो ये अखबारों के आर्टिकल में ही वो इंफॉर्मेशन मिलती है साहब, सिंपल। मेरी एक बात को हमेशा याद रखिएगा, और जब तक आपको समझ आएगी तब तक बहुत अच्छे काम आपके हाथों से हो चुके होंगे। द परफेक्शन लाइज इन इनपरफेक्शन। थोड़ी सी इनपरफेक्शन की मिलावट होती है तभी वो चीज़ परफेक्ट होती है। इस चीज़ को मैं कभी समझाऊंगा साहब, मेरे को आपको बताते बताते एक अच्छा नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक मिल गया। द परफेक्शन लाइज इन इनपरफेक्शन। आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट। चलिए साहब, तो साहब आज का वीडियो, आज की कड़ी में मैं डिस्कस क्या करना चाहता हूं कि साहब हम हालात को बहुत ज्यादा तो चूज नहीं कर सकते, पर क्या पॉसिबली हम कुछ चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं? उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। सिर्फ गिन के 7 पॉइंट्स हैं, पर ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए साहब, पहला कि अगर मकान का नक्शा आप खुद बनवा रहे हैं तो साहब सीढ़ियां गोल मत बनवाना। जितने लोगों का वास्तु के मामले में डायरेक्ट मेरे साथ एक्सपोजर है वो जानते हैं कि मैं गोल सीढ़ियां तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं और वास्तु की रीजंस भी हैं। देखिए साहब, वास्तु है क्या भला? वास्तु है क्या भला? इट्स बेसिकली, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन नहीं, अमंग्स ऑल एनर्जीज। तो साहब ये गोल सीढ़ियां नहीं चाहिए, सीढ़ियां तरीके से घुमाइएगा अगर घुमानी है तो। पॉइंट समझ रहे ना, वो तो घूमती है। चलिए साहब, अगली चीज, कोशिश करो, कोशिश नहीं साहब करो, कि सीढ़ियां ऊपर जो चढ़ रही है ना वो क्लॉकवाइज चढ़े ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चढ़े, क्लॉकवाइज चढ़े ऊपर। इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। एक बॉडी की एक नेचुरल रिदम होती है, एनर्जी होती है साहब। ये बात आपको जब तक समझ आएगी कुछ आपका फायदा हो चुका होगा। अगला पॉइंट साहब, ये अभी मैंने पिछले वीडियो में इस अगला जो पॉइंट बोल रहा हूँ इसका मैंने पिछले वीडियो में एक जिक्र किया था कि जैसे ही घर में घुसा मैंने रसोई देखी और मैंने कहा साहब इस घर में सब माहौल ठीक है। तो साहब रसोई में चूल्हा, सबसे पहले तो रसोई, घर की रसोई को साउथ या साउथ ईस्ट में होना चाहिए। रसोई घर में साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और उस रसोई में चूल्हा, अगर रसोई को ज्यादा आप नहीं, कई बार देखो साहब नक्शा जैसा मिला है आप ज्यादा हिला डुला नहीं सकते, तो कोशिश करो साहब रसोई में चूल्हा, द कुकिंग रेंज और व्हाट्सएवर, आजकल तो चीजें बदल गई, वो साउथ ईस्ट में रखें। इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है। अगला, पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट में हो। अब यहां इस पॉइंट को समझिएगा साहब, लोगों ने मेरी जिंदगी बहुत दुखी की है इस एक पॉइंट के साथ, कि साहब पूजा करते वक्त भगवान का मुंह इधर हो या हमारा मुंह इधर हो, भगवान का मुंह इधर हो या हमारा मुंह इधर हो। सब भगवान और आप आमने सामने होंगे तो ऑब्वियसली यू आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट है आप किस डायरेक्शन को फेस करके पूजा कर रहे हैं और भगवान को आपने किस डायरेक्शन में स्थापित किया है। तो साहब यथा संभव पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, और इस प्रकार बनाएं कि पूजा करते वक्त या तो आपका चेहरा आप नॉर्थ फेसिंग हो या आप ईस्ट फेसिंग हो।
आप। अब भगवान आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे साहब, मेरे को सताना नहीं, इस बारे में ज्यादा सताना नहीं, मुझे भगवान का वास्ता है, ठीक है साहब। अगला साहब, मोस्ट कंट्रोवर्शियल आफ्टर पूजा। पूजा मतलब घर में जो भगवान का मंदिर आपने बनाया, उसके बाद जो अगला मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक एक घर का है वो है बेड। इतने सवाल और इतने बेकार के सवाल की कभी कभी मैं दुखी हो जाता हूं साहब, पर जो काम की बात है सिर्फ उतने पर बात कर रहा हूं। अगर आप बेडरूम में ज्यादा कुछ ना कर पाए तो यथासंभव सोते वक्त अपना सिर दक्षिण की ओर रखिए या पूर्व की ओर रखिए। प्रेफर्ड दक्षिण, सेकंड ऑप्शन ईस्ट। आपका सिर, देखो साहब हम पंजाबी हैं, हमारे में, मैं एक मिनट वीडियो रोक रहा हूं साहब, हम पंजाबी हैं, हमारे अंदर ये अक्सर एक कहावत चलती है कि दक्षिण वल पैर करके नहीं सोईदा। सारी की सारी साहब माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इसी तरीके से बनाई गई कि आपको डूज एंड डोंट्स जो है ना साइलेंटली समझा दिए, सिखा दिए गए। दक्षिण की तरफ सिर और पैर रख करके नहीं सोया जाता साहब। यथासंभव सोते समय दक्षिण की ओर अपना सिर करके सोएं। अगर किसी वजह से, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से साउथ में सिर नहीं रह सकता तो ईस्ट की तरफ सिर करके सोएं। इफेक्ट्स विल बी विजिबल, सिंपल। अगला, बच्चों का स्टडी टेबल। पढ़ते वक्त और खाना खाते वक्त, दो समय। पढ़ते वक्त और खाना खाते वक्त बच्चा अगर उत्तरमुखी होगा या आप उत्तरमुखी होंगे, मतलब यू आर फेसिंग नॉर्थ, दैट विल हेल्प। इट हेल्प्स, ठीक है साहब। खाना खाते वक्त भी नॉर्थ फेसिंग और भगवान भला करे पढ़ते वक्त भी नॉर्थ फेसिंग, इट हेल्प्स। अगला पॉइंट, अब साहब ये सबके समझने की है, जितने भी लोग यहां देख रहे हो। मकान तो हम ना एक से खूबसूरत बना लेते हैं, ये बड़ी बड़ी खिड़कियां। आजकल तो हमारे, जब मैं मकान अपना बनाया था तब तो छोटी छोटी खिड़कियां, मतलब बनाया बहुत बड़ा जाता था पर उनको छोटी छोटी खिड़कियों में बांट दिया जाता था। अब साहब बनाते हैं ये बड़ी खिड़की, पूरी वॉल टू वॉल और शीशा लगा दिया और अंदर लगा दिया पर्दा। ना वो शीशा खुल सकता है ना वो पर्दा हटता है। अब साहब मेरी एक बात को समझ लीजिएगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वास्तु इज द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ऑल, अमंग ऑल एनर्जीज। साहब जिस घर में धूप हवा नहीं चलती, कितना भी अच्छा परफेक्ट वास्तु हो, उसका वास्तु ऑलरेडी बिगड़ चुका है। जिस घर में धूप और हवा चलती नहीं है, आती जाती नहीं है साहब, इसलिए साहब अपने घरों में हवा को आने का रास्ता दो, जाने का, क्रॉस वेंटिलेशन का एक रास्ता दो। धूप को, खुली धूप घर के अंदर आए, उसका एक रास्ता बनाओ साहब, ठीक है। पर्दे लगाए हैं तो अच्छी बात है, जरा पर्दों को हटाया भी करो कि घर में धूप हवा आए, खिड़कियों को खोला करो। परफेक्ट वास्तु अपने आप में ये इसी एक लास्ट पॉइंट से क्रिएट हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा साहब। तो आशा करता हूं साहब आज के वीडियो से, आज ये जो अभी हमने वास्तु पे कड़ी की, इस पूरी कड़ी से आप कुछ अच्छी, कुछ काम की जानकारी निकाल पाए होंगे। इस सारी जानकारी से आपके जीवन में कुछ रचनात्मक, सृजनात्मक बदलाव आएगा।
इसी आशा, इसी विश्वास के साथ मैं आज की अपनी बात को विराम दे रहा हूं। संवाद जारी रहेगा और बहुत चर्चाएं हैं, चर्चाएं जारी रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।